बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्थोपेडिक्स लेक्चर नंबर 4। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे लेटरल कोंडाइल फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस। लेटरल कोंडाइल फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस। अगर लेटरल कोंडाइल की फ्रैक्चर हो जाए तो ये हमारा पास क्या है? फ्रैक्चर ऑफ नेसेसिटी। फ्रैक्चर ऑफ नेसेसिटी आर दोज फ्रैक्चर which require surgery या must be treated. If we not treated that, it can lead to complication. अगर ऐसे कोई MCQs है, which one bone fracture is not फ्रैक्चर ऑफ नेसेसिटी, तो क्लीविकल की वो खुद ब खुद मोस्टली हील हो सकता है, तो इसके लिए सर्जरी या वैसे की ज़रूरत नहीं। अब इसमें लिख ले फ्रैक्चर ऑफ नेसेसिटी। फ्रैक्चर ऑफ नेसेसिटी, फ्रैक्चर ऑफ नेसेसिटी का मतलब है मस्ट रिक्वायर सर्जरी या ट्रीटमेंट रिक्वायर सर्जरी। अब अगर हम ये फिक्स न करें तो इसकी फिर क्या होगी? नॉन यूनियन। नॉन यूनियन का मतलब है कि इसकी हीलिंग नहीं होगी, तो इसकी इफ नॉट फिक्स्ड तो इसकी वजह से क्या होगी? मे लीड टू कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? नॉन यूनियन। अगर नॉन यूनियन हो तो फिर मसला क्या होगी? लेटरल एपिकोंडाइल की। लेटरल एपिकोंडाइल कैन लीड टू क्यूबिटस वेरस और वेल्गस। प्रोग्रेसिव क्या? वेल्गस। प्रोग्रेसिव क्यूबिटस वेल्गस। और प्रोग्रेसिव क्यूबिटस वेल्गस की वजह से फिर लेट स्टेज में अल्नर नर्व डैमेज हो सकता है, तो टेडी अल्नर नर्व फाल्से। टेडी अल्नर नर्व फाल्से। टेडी का मतलब है लेट। टेडी का मतलब क्या है? लेट। तो लेट स्टेज में अल्नर नर्व की फाल्से हो सकता है, और अल्नर नर्व ये लेटरल फिंगर और इसके हाफ को सप्लाई कर देते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम अल्नरस मसल को, तो फिर इसकी जो जितने भी इनर्वेशन है वो क्या होगी? वीक या पैरालाइज्ड होगी। तो लेटरल कोंडाइल फ्रैक्चर की वजह से क्या हो सकता है? क्यूबिटस वेल्गस और टेडी अल्नर नर्व फाल्से। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास है, तो इसके बाद क्या है? क्यूबिटस एल्बो है, तो इसको एल्बो को हम क्यूबिटस कहते हैं। तो क्यूबिटस डिस्लोकेशन या एल्बो डिस्लोकेशन, एल्बो डिस्लोकेशन। एल्बो डिस्लोकेशन पर इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट है वो कौन सी है? पोस्टीरियर। मोस्ट कॉमन साइट इसकी क्या है? मोस्ट कॉमन साइट। हमें किस तरह पता चलेगा कि ये पोस्टीरियर है या इंटीरियर है? डिस्टल फ्रेगमेंट को देखेंगे। डिस्टल फ्रेगमेंट अगर पोस्टीरियर पोजीशन पे है तो द डिस्लोकेशन विल बी पोस्टीरियर, इंटीरियर पे है तो इंटीरियर। सिंपल। अब एल्बो की एक ट्रायड है हमारे पास। जब एल्बो की डिस्लोकेशन होती है, यहाँ पे हमने लिखा है, जब एल्बो की डिस्लोकेशन होती है तो कभी कभार ये क्या है? कोरोनाइड प्रोसेस, तो कभी कभार इसकी भी फ्रैक्चर हो जाए और रेडियस हेड की भी। ठीक है, तो इसके साथ साथ क्या होगी? डिस्लोकेशन ऑफ एल्बो, और इसके साथ अगर कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, कोरोनाइड फ्रैक्चर ऑफ अल्ना, और इसके साथ हेड ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर। सिंपल है। अगर ये तीनों हो जाए तो इसको कहते हैं हाचकिस टेरेबल ट्रायड। ये ट्रायड है डिस्लोकेशन ऑफ एल्बो, इसकी वजह से कोरोनाइड
process of the ulnar fracture or head of humerus fracture. Simple. ये इस तरह head of radius, yes, head of radius. अब ये ओलिक्रोनिन, ये अल्ना बोन है और ये क्या है, कोरोनाइड. एक है कोरोकाइड. कोरोकाइड इज द प्रोसेस ऑफ द स्केपुला. कोरोनाइड इज द प्रोसेस ऑफ अल्ना. कोरोनाइड इज द प्रोसेस ऑफ मैंडिबल एज वेल. तो दोनों की है. तो ये कोरोनाइड प्रोसेस है. अगर ये फ्रैक्चर हो जाए और यहाँ पे इसके साथ क्या है, हेड ऑफ रेडियस. अगर रेडियस की भी फ्रैक्चर हो जाए तो इन तीनों को कहते हैं टेरिबल ट्रायड ऑफ एल्बो. इसको कहते हैं टेरिबल ट्रायड ऑफ एल्बो, या इसका दूसरा नाम है हाचकिस टेरिबल ट्रायड. हाचकिस टेरिबल ट्रायड. सिंपल है. डिसलोकेशन ऑफ द एल्बो, इसकी वजह से कोरोनाइड प्रोसेस की फ्रैक्चर हो जाए और हेड ऑफ ह्यूमरस की फ्रैक्चर, तो इसको कहते हैं टेरिबल ट्रायड ऑफ एल्बो. इसकी पिक्चर ले फिर हम ग्रुप में भेज देंगे. दूसरा कंडीशन जो है वो है पुल्ड एल्बो. पुल्ड एल्बो ये ज़्यादातर पीडियाट्रिक कंडीशन में होता है बच्चों में. इसका दूसरा नाम है नर्समेट एल्बो. व्हाट इज नर्समेट एल्बो? अगर बच्चों को इस तरह कोई मतलब पुल करे इसकी आर्म को और इसकी वजह से रेडियस की सबलेक्सेशन हो जाए तो इसको कहते हैं पुल्ड एल्बो. एक होता है सबलेक्सेशन, एक है डिसलोकेशन. डिसलोकेशन अगर लेट्स सपोज दिस इज ये ह्यूमरस की हेड है, यहाँ पे ये क्या है, ये रेडियस है. तो अब अगर रेडियस इस तरह हो जाए तो ये क्या है, डिसलोकेशन. ये क्या है, डिसलोकेशन. अब ये ह्यूमरस की हेड है और ये इस तरह हो जाए, पार्शियल डिसलोकेशन ऑफ द, पार्शियल डिसलोकेशन को सबलेक्सेशन कहते हैं. तो अब ये पार्शियल है, ये कंप्लीट है. तो इसमें लिख ले पुल्ड एल्बो. ये द पेशेंट इन दिस कंडीशन मोस्टली लेस देन 5 ईयर. और इसमें क्या होते हैं, सबलेक्सेशन ऑफ रेडियस हेड, सबलेक्सेशन ऑफ रेडियस हेड. और ये किस चीज की वजह से होती है, ड्यू टू सडन फुल ऑन आर्म. अगर बच्चों को इस आर्म से पुल करे और इसकी वजह से रेडियस सबलेक्सेट हो जाए, इस कंडीशन को कहते हैं नर्समेट एल्बो. अब इसके लिए फिर हम ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे, तो ट्रीटमेंट पहले ये मोस्टली प्रोन पोजीशन में होता है. तो अब इसको पहले फ्लेक्शन और सुपिनेशन, फ्लेक्शन और सुपिनेशन से ये वापस अपनी जगह पे जाएगी. ठीक है. तो ट्रीटमेंट क्या है, फ्लेक्शन and supination. So these are the treatment for the नर्समेट एल्बो. अच्छा, तो एल्बो के बाद क्या है, रेडियस और अल्ना बोन. तो अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्चर ऑफ द रेडियस एंड अल्ना. पहले तो देखो कि ये हमारे पास और ये रेडियस है.
तो अब एक फ्रैक्चर हमारे पास यहाँ पे होती है अल्ना में, यहाँ पे अगर फ्रैक्चर हो जाए तो इसको कहते, और कभी कभार ये डिस्टल रेडियस में ज़्यादातर फ्रैक्चर होते हैं, ज़्यादातर फ्रैक्चर यहाँ पे होते हैं। अब ये फ्रैक्चर जो है, जब फ्रैक्चर इस साइड पे हो जाए और ये फ्रैक्चर ये पार्ट इसको डिसलोकेट करे, रेडियस के हेड को डिसलोकेट करे, इसको कहते हैं मोन्टीजिया फ्रैक्चर। एक फ्रैक्चर ये क्या है, मोन्टीजिया फ्रैक्चर। दूसरा, अगर फ्रैक्चर डिस्टल पार्ट डिस्टल 1/3 में हो जाए ये हम, तो डिस्टल 1/3 से ये इस अल्नर बोन को डिसलोकेट कर सकता है, इसको कहते हैं ग्लाइजी फ्रैक्चर, ग्लाइजी फ्रैक्चर। एक फ्रैक्चर इस डिस्टल पार्ट में होता है, देखो कूलीज फ्रैक्चर, स्मिथ फ्रैक्चर, चॉपर फ्रैक्चर, ये 3 फ्रैक्चर है, इसको इस तरह याद रखे। कूलीज इसमें याद रखे, कूलीज इसको, अगर मैं आपको कहता हूँ हेलो हेलो काल, इस तरह आई एम कॉलिंग यू हेलो, तो इस तरह अगर कोई गिर जाए इस साइड पे, पाल्मर साइड पे, तो ये डिस्टल पार्ट है, ये प्रॉक्सिमल पार्ट, तो डिस्टल पार्ट ऊपर जाएगी ना, तो डिस्टल पार्ट ऊपर जाएगी, और स्मिथ इसकी अपोजिट है, सिंपल। अब अगर पाल्मर साइड पे आउटस्ट्रेच हैंड पे कोई गिर जाए तो इसको कहते हैं कूलीज फ्रैक्चर, अगर इस साइड पे गिर जाए तो ये क्या है, स्मिथ फ्रैक्चर। तो देखो लेट सपोज ये फिंगर है और यहाँ पे हमारे पास ये बोन है। अब देखो अगर कोई इस तरह आउटस्ट्रेच हैंड पे गिर जाए तो ये ऊपर की तरफ जाएगी, ये प्रॉक्सिमल पार्ट ऊपर की तरफ जाएगी ना, और ये नीचे की तरफ, तो ये इस तरह डिफॉर्मिटी, डेनर पोर्क डिफॉर्मिटी नजर आ रहा है, इस तरह हम जैसी, तो इसको कहते हैं डेनर पोर्क डिफॉर्मिटी, डेनर पोर्क डिफॉर्मिटी। अब अगर कोई इस तरह आउटस्ट्रेच हैंड पे, तो आउटस्ट्रेच पे फिर ये डिस्टल पार्ट पाल्मर की तरफ आएगी इस तरह, तो फिर ये पाल्मर की तरफ आएगी ना, और ये ऊपर जाएगी, ये डिस्टल पार्ट जो है ये ऊपर। तो अब इसमें एक डिप्रेशन है, देखो डिप्रेशन है इस तरह, डिप्रेशन, इस डिप्रेशन को कहते हैं गार्डन स्पेड डिप्रेशन, गार्डन स्पेड डिप्रेशन, ठीक। अब देखो पहले लिख ले मोन्टीजिया फ्रैक्चर, मोन्टीजिया फ्रैक्चर, यहाँ पे लिख ले, यहाँ पे लिख ले ग्लाइजी फ्रैक्चर, ये दोनों एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर, आर्टिकुलेशन का मतलब है जॉइंट, तो इसमें जॉइंट इन्वॉल्व है नहीं है, तो दीज आर, ये क्या है, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। ये क्या है, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। अच्छा, इसके बाद देखो मोन्टीजिया फ्रैक्चर में क्या होते हैं, प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ अल्ना फ्रैक्चर, प्रॉक्सिमल 1/3 फ्रैक्चर ऑफ अल्ना। और इसकी वजह से क्या होती है, अब ये इसको इस तरह, जब ये इस तरफ जाए तो रेडियस की हेड को डिसलोकेट करेगी ना, तो डिसलोकेशन ऑफ रेडियस हेड, डिसलोकेशन ऑफ रेडियस हेड, डिसलोकेशन ऑफ रेडियस हेड की वजह से कौन सी नर्व इंजरी हो सकती है, पोस्टीरियर एंट्रोशियस नर्व। और पोस्टीरियर एंट्रोशियस नर्व का काम क्या है,
posterior interosseous nerve, finger की extension तो finger drop. What will be the problem? Finger drop. अगर हाँ मैं finger ये अब drop है, इसको मैं extend कर सकता हूँ because of posterior interosseous nerve. तो what will be the problem in the Monteggia fracture? Finger drop. Simple है. मसला क्या होगी? Finger drop. अच्छा, इसको दोबारा देखो. मोंटीजिया फ्रैक्चर में प्रॉक्सिमल 1/3 जो है ऑफ द अल्ना इसकी फ्रैक्चर होती है और इसकी फ्रैक्चर की वजह से डिसलोकेट कर देता है रीडियस की हेड को. रीडियस की हेड जब ये डिसलोकेट करे तो ये पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व की इंजरी करा सकता है, उसकी वजह से फिंगर ड्रॉप होगी. ग्लाजी फ्रैक्चर में क्या होते हैं? ये फ्रैक्चर कहाँ, इसकी फ्रैक्चर कहाँ पे है? डिस्टल 1/3 ऑफ द रेडियस, डिस्टल 1/3 ऑफ रेडियस फ्रैक्चर और इसकी वजह से क्या है? डिसलोकेट किया, ये डिस्प्लेस किया है क्या? डिसलोकेशन ऑफ द डिस्टल अल्ना, डिसलोकेशन ऑफ डिस्टल अल्ना. सिंपल. ये दोनों इस तरह है. अच्छा, कूलीज और स्मिथ को, कूलीज फ्रैक्चर, दूसरा है स्मिथ फ्रैक्चर और ये ऑलरेडी एनाटॉमी में है. स्मिथ फ्रैक्चर, कूलीज फ्रैक्चर हो इसलिए बस काल से याद रखें, जिस तरह आप किसी को हेलो कह रहे हो तो आउटस्ट्रेच हैंड पे गिर जाए तो कूलीज फ्रैक्चर. तो फिर अगर कोई स्ट्रेच हैंड पे गिर जाए तो डेफिनेटली डिस्टल पार्ट विल बी डिस्प्लेस्ड डोर्सली एंड द प्रॉक्सिमल पार्ट विल बी पामरली. तो डिस्टल पार्ट इसमें क्या होगी? हाँ, डिस्टल पार्ट वो है जो फिंगर की तरफ है. तो डिस्टल पार्ट ऑफ द बोन विल बी डिस्प्लेस्ड ऑफ रेडियस, डिस्टल पार्ट ऑफ रेडियस विल डिस्प्लेस डोर्सली. डोर्सली का मतलब है बैक की तरफ. अब इसको देखो ना, ये बैक की तरफ है, ये डोर्सल की तरफ गई है और ये नीचे की तरफ. तो इस डिफॉर्मिटी को क्या कहते हैं? डेनर फोर्क डिफॉर्मिटी, डेनर फोर्क. और ये याद रखिए. अच्छा, स्मिथ फ्रैक्चर में क्या होगी? स्मिथ इसकी अपोजिट है. डिस्टल पार्ट ऑफ रेडियस विल डिस्प्लेस वोलरली या पामरली. डिस्टल पार्ट will displaced वोलरली का मतलब है पाम की तरफ, पाम. अब इसमें कौन सी डिफॉर्मिटी होगी? गार्डन स्पेड. स्पेड को तो आप जानते हो कि गार्डन स्पेड डिप्रेशन. अब ये दोनों क्या है? एक्स्ट्रा आर्टिकुलर या इंट्रा आर्टिकुलर डिसलोकेशन. एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है. दोनों क्या है? एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर. इसके लिए हम ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे? तो ट्रीटमेंट के लिए फिर हम पहले तो ट्रैक्शन, फर्स्ट स्टेप इज ट्रैक्शन, ठीक है. और ट्रैक्शन के बाद इसको रिडक्शन एंड इमोबिलाइजेशन. फर्स्ट स्टेप इज
फर्स्ट स्टेप इज ट्रैक्शन। ये हम इसकी ट्रैक्शन करेंगे कि अपने पोजीशन पे आए, और इसके बाद क्लोज रिडक्शन एंड इमोबिलाइजेशन। पेशेंट इस तरह इसको सपोर्ट देंगे कि वो मोबिलाइज नहीं कर सकते। अगर मोबिलाइज कर सकता है तो दोबारा उसकी यूनियन नहीं होगी, उसकी हीलिंग फिर नहीं होगी। क्लोज रिडक्शन और ओपन रिडक्शन में डिफरेंस क्या है? अगर हम स्किन को कट कर दे, मसल को कट कर दे, बोन को ओपन कर दे और फिर इसकी रिडक्शन करे, वो है ओपन रिडक्शन। अगर बाहर से उसकी रिडक्शन करे तो फिर क्लोज रिडक्शन। अच्छा, तीसरा है हमारे पास चौपर फ्रैक्चर। चौपर फ्रैक्चर क्या है? चौपर चौपर फ्रैक्चर, चौपर फ्रैक्चर तो बिल्कुल इजी है। चौपर फ्रैक्चर, अब देखो ये हमारे पास क्या है, ये रेडियस बोन है। तो रेडियस बोन की ये प्रोसेस को कहते हैं स्टाइलाइड। इसको क्या कहते हैं? स्टाइलाइड। और ये रेडियस बोन है। अगर यहां पे फ्रैक्चर हो जाए तो इस फ्रैक्चर को कहते हैं चौपर फ्रैक्चर। ठीक है, फ्रैक्चर फ्रैक्चर ऑफ रेडियल स्टाइलाइड। ये एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है या इंट्रा आर्टिकुलर? एक्स्ट्रा आर्टिकुलर। इसमें भी जॉइंट डिस्लोकेट नहीं होते, तो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। अब इसके लिए हम ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे? कास्ट। कास्ट का मतलब है एक्सटर्नल रिजिड सपोर्ट, ताकि ये इसको फिक्स रखे अपने पोजीशन पे, या सर्जरी। ठीक है, कास्ट या सर्जरी। तो ट्रीटमेंट इसके लिए क्या है? कास्ट या सर्जरी। कास्ट क्या? एक्सटर्नल रिजिड सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट। अच्छा, अब देखो अगर कोई इस तरह फ्रैक्चर, इसके बाद क्या है? इसके बाद कार्पल बोन है। इसके बाद क्या है? कार्पल बोन। अगर फ्रैक्चर इस तरह है, इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है। इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाए, ये फ्रैक्चर है, और इसकी वजह से ये कार्पल बोन डिसलोकेट हो जाए, रेडियो कार्पल डिसलोकेशन। कोई इस तरह फ्रैक्चर, ये रीडिस में फ्रैक्चर है और इसकी वजह से ये कार्पल, इन दोनों की जॉइंट भी डिसलोकेटेड है, इसको कहते हैं बॉटम फ्रैक्चर। बॉटम फ्रैक्चर क्या है? बॉटम फ्रैक्चर, बॉटम फ्रैक्चर इज द इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, मतलब इसमें ये जॉइंट इन्वॉल्व है। बाकी जो थे तो वो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर थे, इसमें कार्पल जॉइंट और रीडिस जॉइंट इन्वॉल्व है। तो ये है इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रा आर्टिकुलर। आर्टिकुलर का मतलब है आर्टिकुलेशन, जो जॉइंट इसमें इस तरह मूवमेंट, आर्टिकुलर फ्रैक्चर। इसमें क्या होते हैं? फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस, डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन ऑफ, डिसलोकेशन ऑफ रेडियस और कार्पल की जॉइंट को क्या कहते हैं? रेडियो कार्पल जॉइंट। एंड डिसलोकेशन ऑफ रेडियो कार्पल, कार्पल
कार्पल, कार्पल्स जॉइंट्स, CE जॉइंट्स, इस तरह है PAL। तो डिसलोकेशन ऑफ रेडियो कार्पल जॉइंट, इसको क्या कहते हैं? बार्टन फ्रैक्चर। द ओनली वन विच इन्वॉल्व रेडियो कार्पल जॉइंट इज बार्टन फ्रैक्चर। बाकी एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है। इसमें दोनों हो सकते हैं, वोलर पाल्मरली भी हो सकता है, डिस्टल फ्रेगमेंट नीचे की तरफ भी जा सकता है, ऊपर की तरफ, लेकिन मोस्ट कॉमन इज वोलर फ्रैक्चर देन डोर्सल फ्रैक्चर, डोर्सल बॉटन। वोलर बॉटन इज मोर कॉमन देन डोर्सल बॉटन। इसकी ट्रीटमेंट हम किस तरह करेंगे? ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन। ओपन रिडक्शन, रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन, ठीक है। बॉटन, अच्छा, ये तो मतलब ये बॉटन फ्रैक्चर क्या है? when the distal of radius become broken, और इसकी वजह से डिसलोकेशन ऑफ रेडियो कार्पल जॉइंट, तो दैट इज बॉटन फ्रैक्चर। अगर बॉटन फ्रैक्चर में ये रेडियस फ्रैक्चर है और इसकी डिस्टल फ्रेगमेंट पाल्मर की तरफ है तो वो वोलर बॉटन, और इसकी अगर डिस्टल फ्रेगमेंट जो है, डिस्टल फ्रेगमेंट डोर्सल की तरफ है तो डोर्सल बॉटन। अच्छा, आल्ना में सिर्फ तो ये मोंटिजिया फ्रैक्चर हो सकती है, इसमें भी स्टाइलाइड प्रोसेस है लेकिन उसका स्पेसिफिक नाम नहीं। उसकी अगर फ्रैक्चर हो जाए तो द फ्रैक्चर ऑफ आल्नर स्टाइलाइड। इसके बाद क्या है? कार्पल। तो कार्पल की कौन कौन सी फ्रैक्चर? पहले तो आपको पता हो कार्पल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कार्पल की ये जो रो है तो ये प्रॉक्सिमल है, और फिंगर की तरफ जो है ये प्रॉक्सिमल है, ये डिस्टल है, ठीक है। तो ये हम डिवाइड करते हैं कार्पल्स, प्रॉक्सिमल रो और दूसरा डिस्टल रो। सिंपल। प्रॉक्सिमल रो का जो लेटरल थंब की तरफ जो बोन है तो इसका नाम क्या है? स्किपॉइड। फिर स्किपॉइड के बाद लूनेट, फिर ट्राइक्वेट्रम और फिर फिजिफॉर्म। अब डिस्टल रो, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजाइड, फिर कैपिटेट और हेमेट। अच्छा, इंपॉर्टेंट, द मोस्ट कॉमन कार्पल बोन फ्रैक्चर इज स्किपॉइड। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर, ये याद रखें एमसीक्यूज के लिए। मोस्ट कॉमन, द स्मॉलेस्ट कार्पल इज PG palm. The largest carpal is the most common dislocation one is the most common dislocated carpal is lunate. अब ये हमने जो जिस तरह ये रो बनाए हैं तो ये लेटरल टू मीडियल है। इसके लिए अगर आप निमोनिक से याद करते हैं तो ये सम लोअर ट्राई पोजीशन that they cannot handle. Scaphoid, lunate, triquetrum, pisiform, trapezium, trapezoid, capitate, हेमेट, ठीक है। अच्छा, अब देखो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर वन इज
स्केपॉइड। तो स्केपॉइड को फ्रैक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। स्केपॉइड फ्रैक्चर, स्केपॉइड फ्रैक्चर इसमें लिख ले मोस्ट कॉमन कार्पल फ्रैक्चर। दूसरा पेन व्हेन pressing in snap box area. What is snap box? snap box क्या है? देखो, extend your thumb and this depression is known as snap box area. ये क्या है? अगर इस एरिया में पेन है तो that is known as snap box area. snap box area क्या है? ये डिप्रेशन। extend your thumb and see the back side of your thumb, the base of your thumb. So the depression is known as snap box. अब ये snap box जो है, ये snap box क्या है? Depression at the base of thumb on back side, visible when you extend your thumb. इसको कहते हैं स्नैप बॉक्स एरिया। स्नैप बॉक्स एरिया की बाउंड्री इस तरह है। अब इसको देखें, इसकी टेंडन है, ये जो टेंडन है ये है क्या? एब्डक्टर पुलिसिस लैंगस की टेंडन और एक्सटेंसर पुलिसिस ब्रेविस की टेंडन इस तरह है। ये स्नैप बॉक्स ये इस तरह, ये डिप्रेशन जो है स्नैप बॉक्स, तो ये इसकी जो लेटरल है, लेटरल, और ये मीडियल है। ठीक है, तो लेटरल में हमारे पास कौन कौन सी टेंडन है? एब्डक्टर पुलिसिस जिधर भी हो तो पुलिस तम के लिए यूज होता है। द मेडिकल टर्म पर तम इज पुलिसिस, तो एब्डक्टर पुलिसिस लैंगस, APL, एब्डक्टर पुलिसिस लैंगस का काम है कि लंग नहीं, तम को एब्डक्ट करना। एब्डक्टर पुलिसिस लैंगस और एक्सटेंसर पुलिसिस ब्रेविस, ये एक्सटेंड कर देता है, ये एब्डक्ट कर देता है तम को, और ये एक्सटेंसर पुलिसिस लैंगस। और बैक साइड पे क्या है? इसके फ्लोर पे, दिस इज द फ्लोर, तो फ्लोर बनाता है स्केपॉइड। हाँ, और स्केपॉइड के साथ साथ तो ये भी है, तो पार्शली ट्रेपेजियम प्लस पार्शली ट्रेपेजियम। अब देखो, अगर इसमें फ्रैक्चर है तो द पेन विल बी इन स्नैप बॉक्स। ठीक है, स्केपॉइड फ्रैक्चर में एक तो ये लिख ले कि इसमें जो है पुअर ब्लड सप्लाई, तो कॉम्प्लिकेशन में लीड टू बोन डेथ, पुअर हीलिंग, may lead to नॉन हीलिंग। तो इसकी वजह से क्या हो सकती है? बोन डेथ या एवास्कुलर नेक्रोसिस। अच्छा, एक बात तो ये है कि इसकी हीलिंग आसानी से नहीं होती, तो इसके लिए पुअर ब्लड सप्लाई है, एवास्कुलर नेक्रोसिस है, और पेन इस जगह पे होगी।
मोस्टली ये स्किपाइड के फ्रैक्चर जो होते हैं वो विद इन फर्स्ट 2 वीक में ज़्यादातर मिस होते हैं। हमें एक्सरे से पता नहीं चलता कि फ्रैक्चर है या नहीं है। तो मैं मिस विद एक्सरे इन फर्स्ट 2 वीक। तो इसके लिए हम तो या MRI करेंगे या इसकी वेट करेंगे। अब स्किपाइड की जो फ्रैक्चर है तो इसकी ट्रीटमेंट इस तरह करेंगे। ट्रीटमेंट अगर ये नॉट डिस्प्लेस्ड मतलब फ्रैक्चर है लेकिन दोनों बोन एक दूसरे के साथ सेम पोजीशन पे है, नॉट डिस्प्लेस्ड, तो फिर हम लगाएंगे थंब स्पाइका कास्ट। कास्ट क्या है? एक्सटर्नल रिजिड सपोर्ट। तो एक्सटर्नल रिजिड सपोर्ट एक दोनों के साथ इसकी फिर हीलिंग होगी और ये 6 to 12 वीक तक। और अगर डिस्प्लेस्ड है तो फिर सर्जरी विद स्क्रू फिक्सेशन। तो इट वाज ऑल अबाउट द स्किपाइड फ्रैक्चर। अच्छा, स्किपाइड फ्रैक्चर मोस्ट कॉमनली जो कार्पल बोन की फ्रैक्चर होती है वो स्किपाइड है। स्किपाइड फ्रैक्चर का मसला ये है कि इसकी हीलिंग आसानी से नहीं होती। तो जब इसकी हीलिंग नहीं होती तो फिर बोन डेथ, और जब इसकी डेथ हो जाए तो इसमें लिख ले स्टिफनेस इन द रिस्ट एंड पेनफुल। स्टिफनेस एंड पेनफुल, स्टिफनेस एंड पेनफुल रेस्ट, पेनफुल रेस्ट। ठीक है। अब ये बोन की डेथ किस चीज़ की? वास्कुलर निक्रोसिस इसे कहते हैं। ब्लड सप्लाई कम है तो ज़्यादातर ये पहले जो 2 वीक है तो इसमें हम एक्सरे पे ये फ्रैक्चर नहीं देख सकते हैं। मैं मिस देख भी सकते हैं, देख भी नहीं सकते। अगर ये इसमें बोन मिसाल के तौर पर इस तरह है कि इसकी अब फ्रैक्चर हो गई है तो अब ये तो डिस्प्लेस नहीं है, अब ये क्या है? सिंपली इसमें फ्रैक्चर है। तो फिर हम थंब स्पाइका कास्ट एक्सटर्नल रिजिड सपोर्ट के साथ इसको एक दूसरे के साथ अटैच रखेंगे। अगर डिस्प्लेस है तो फिर सर्जरी करेंगे, स्क्रू फिक्सेशन करेंगे। तो ये था स्किपाइड फ्रैक्चर के बारे में। Fracture are very painful when they are reduced. अच्छा, lunate dislocation, lunate dislocation, most common carpal dislocation is lunate, MC of carpal, वो क्या है? lunate। अब अगर बाकी कार्पल को डिस्लोकेट हो जाए और लूनेट अपने जगह पे है तो फिर इसको कहते हैं पीरी लूनेट डिस्लोकेशन। इफ ऑल अदर carpal are dislocated and lunate on its position तो फिर इसको क्या कहते हैं? पीरीलूनेट डिस्लोकेशन, पीरीलूनेट अच्छा, टेरी थॉमस साइन, टेरी
थॉमस साइन। बोन टू बोन कनेक्ट कर देते हैं क्या? लिगामेंट। अब स्केपाइड समलावर, तो स्केपाइड के बीच में क्या है? नियर टू स्केपाइड पर लोनेट, इन दोनों को किस चीज ने टाइट रखा है? लिगामेंट। तो इसको कहते हैं स्केपुलोलोनेट लिगामेंट। अगर इन दोनों की रप्चर हो जाए तो देयर विल बी गैप ऑन एक्सरे। तो गैप ऑन एक्सरे, गैप इसमें लिख ले, गैप बिटवीन स्केपॉइड एंड लूनेट ऑन एक्सरे, ऑन एक्सरे, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू स्केपुलोलूनेट लिगामेंट रप्चर। इस साइन को कहते हैं टेरिटोमस साइन। सिंपल है। देखो ये लिगामेंट अगर ये रप्चर हो जाए तो इन दोनों के फिर ये टाइट किसने पकड़ा है? दोनों एक जगह पे। स्केपुलोलोनेट लिगामेंट अगर ये रप्चर हो जाए तो फिर इसमें स्पेस होगी, एक्सरे पे जब ये नजर आए इसको कहते हैं टेरिटोमस साइन। अच्छा, इसके बाद क्या है? कार्पल के बाद मीटाकार्पल है। द मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर वन इज फर्स्ट मीटाकार्पल। जब मीटाकार्पल को हम नंबर देते हैं तो लेटर हम तम से स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये फर्स्ट मीटाकार्पल, सेकंड मीटाकार्पल, थर्ड, फोर्थ, फाइव, ठीक है। तो अब फर्स्ट मीटाकार्पल की हमारे पास दो टाइप की फ्रैक्चर हो सकते हैं। तम में हमारे पास जो मीटाकार्पल है, मीटाकार्पल को आपको पता है कि 5 मीटाकार्पल है इन ईच हैंड, एंड हम जो नंबर देते हैं वो तम की तरफ से। तो फर्स्ट मीटाकार्पल। एक है बेनेट फ्रैक्चर, बेनेट्स फ्रैक्चर, और दूसरा है रोलांडो फ्रैक्चर। ये पहले तो आपको पता हो कि कम्युनिटेड का मतलब है, कम्युनिटेड का मतलब है when the bone break into 3 or more than 3 pieces। तो इसको कम्युनिटेड, when bone break into 3 or more pieces, ठीक। अब बेनेट फ्रैक्चर में अब देखो कार्पल है ये इस तरह, ये प्रॉक्सिमल कार्पल, फिर डिस्टल कार्पल। डिस्टल कार्पल के बाद क्या है? फर्स्ट मीटाकार्पल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव। अगर इस जगह पे फ्रैक्चर हो जाए और इसकी वजह से ये जॉइंट डिसलोकेट हो जाए तो इसको कहते हैं बेनेट्स फ्रैक्चर। बेनेट्स फ्रैक्चर में लिख ले, ये डिस्टल है ये, तो अब इसके बाद पेलिंग्स है, पेलेंजेस। तो पेलेंजेस अब ये तम की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 3 3। तो अब देखो ये डिस्टल पार्ट ऑफ द मेटाकार्पल है। तो फर्स्ट मेटाकार्पल की अगर फ्रैक्चर, इसमें लिख ले, फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल पार्ट ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल, नहीं, डिस्टल पार्ट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ प्रॉक्सिमल पार्ट, यस, प्रॉक्सिमल या बेस, ठीक है। प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल एंड डिसलोकेशन ऑफ कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, एंड डिसलोकेशन of carpo metacarpal joint।
सिंगल फ्रैक्चर, इसकी पैटर्न जो क्या पैटर्न सिंगल फ्रैक्चर लाइन। इसकी जो ट्रीटमेंट है क्लोज रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। क्लोज रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन, सिंपल। अगर फर्स्ट मेटाकार्पल प्रॉक्सिमल लिख ले या बेस ऑफ फर्स्ट, इस तरह लिख ले आसानी से। फ्रैक्चर ऑफ बेस पार्ट या प्रॉक्सिमल, अगर वैसे फिर आप कंफ्यूज होंगे। फ्रैक्चर ऑफ बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल, फ्रैक्चर ऑफ बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल एंड डिसलोकेशन ऑफ कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट। समझते हैं? ये कार्पल है, ये मेटाकार्पल है। अगर मेटाकार्पल की ये बेस है, ये डिस्टल पार्ट है, फिर पेलिंग्स है। ये कार्पल है, कार्पल, इसके बाद मेटाकार्पल है और फिर पेलिंग्स है। तो अब कार्पल के नीचे बेस ऑफ द मेटाकार्पल है। तो बेस ऑफ मेटाकार्पल की फ्रैक्चर हो जाए और इसकी वजह से ये कार्पल की जॉइंट डिसलोकेट हो जाए, इसको कहते हैं बेनेट फ्रैक्चर। ये सेम है बट इसमें कम्युनिटेड फ्रैक्चर, कम्युनिटेड का मतलब है वाई शेप या टी शेप, इसमें ये बोन टूटते हैं इस तरह। ये मेटाकार्पल है, ये क्या है मेटाकार्पल। अब ये रोनाल्डो फ्रैक्चर में ये 3 हिस्सों में इस तरह इसकी ये टूटते हैं। तो अब ये वाई शेप पैटर्न है, ये इसमें भी डिसलोकेशन ऑफ द कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट सेम है, लेकिन इसमें सिंगल लाइन फ्रैक्चर है। बेनेट फ्रैक्चर में इसमें क्या है सिंगल लाइन फ्रैक्चर, और इसमें मोर देन, अब ये कितने पीसेस है बोन की 3, तो ये कम्युनिटेड फ्रैक्चर है। ये क्या है इंट्रा बेनेट फ्रैक्चर इज द एग्जांपल ऑफ इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। ये क्या है इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। ठीक, अब इसमें रोनाल्डो फ्रैक्चर में लिख ले इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, इंट्रा आर्टिकुलर कम्युनिटेड फ्रैक्चर ऑफ बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्प, फर्स्ट मेटाकार्प। अब ये कम्युनिटेड फ्रैक्चर है, तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट है तो वो क्या है ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। ठीक है, एक्सटर्नल फिक्सेशन नहीं, कुछ इंटरनल फिक्सेशन में स्मॉल इंसिजन कर देते हैं, वो उसको भी इंटरनल फिक्सेशन कहते हैं। और एक्सटर्नल फिक्सेशन वो है जो बाहर से आप सपोर्ट दे दे, बोन को अपेक्स करें। ठीक, आई नो वेरी वेल दीज। बेनेट फ्रैक्चर, रोनाल्डो फ्रैक्चर इज सेम। बस आप अगर फर्स्ट मेटाकार्पल की फ्रैक्चर होते हैं बेस पे है, अगर वन लाइन फ्रैक्चर है, इसमें पैटर्न क्या है, इसमें पैटर्न क्या होगी, पैटर्न और टी शेप। इसको देखो, ये वाई शेप है, वाई शेप या टी शेप है, तो इसमें वाई शेप या टी शेप, इसमें सिंगल लाइन फ्रैक्चर है, तो दोनों में डिफरेंस बस ये है। ठीक, अच्छा, पेलिंग्स की हमारे पास जर्सी फ्रैक्चर और टफ फ्रैक्चर, बट देट आर नॉट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वाले मेटाकार्पल की होते हैं, बाकी पेलिंग्स की भी होते हैं जर्सी फ्रैक्चर, टफ फ्रैक्चर, बट दीज आर इंपॉर्टेंट बस अप टू एमबीबीएस लेवल। अच्छा, तो शोल्डर से स्टार्ट किया था और फिंगर पे आ गए, अब स्केपुला भी होगी, तो अब वर्टिब्री। तो वर्टिब्री की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर है? अच्छा, हांगमैन फ्रैक्चर,
Hangman's fracture. Hangman fracture is simply the C2 fracture. हाँ, break in C2 vertebrae. C2 vertebrae का दूसरा नाम क्या है? C2 vertebrae का दूसरा नाम क्या है? एक्सेस. और C1 का दूसरा नाम क्या है? अटलस. ठीक. अब अगर C2 वर्टिब्री का फ्रैक्चर हो जाए तो इट विल स्लिप इनटू C3. इसको कहते हैं स्पॉन्डोलिस्थेसिस ऑफ द C2 ओवर C3. तो इसमें क्या होगी? स्पॉन्डोलिस्थेसिस, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस of C2 over C3. स्पॉन्डिलो का मतलब है वर्टिब्री या स्पाइन. स्पॉन्डिलो का मतलब है वर्टिब्री. अब लिस्थेसिस का मतलब है स्लिप. सिंपल है. एक स्पॉन्डिलोलिसिस है. स्पॉन्डिलोलिसिस वो हम कल डिस्कस करेंगे, वो अलग है. स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस का मतलब है स्लिप ऑफ वर्टिब्री ओवर द अदर. तो ये है हांगमैन फ्रैक्चर. दूसरा जो है वो क्ले-शाउलर फ्रैक्चर. क्ले-शाउलर फ्रैक्चर अगर सडन मसल, ये किस चीज की वजह से होती है कि क्ले-शाउलर फ्रैक्चर एवल्जन फ्रैक्चर. एवल्जन का मतलब है जब मसल इसको खींचे. एवल्जन फ्रैक्चर ऑफ स्पाइनस प्रोसेसेस ऑफ वर्टिब्री. एवल्जन फ्रैक्चर स्पाइनस प्रोसेसेस. ये किस चीज की वजह से? काज बाई द पुल ऑफ मसल और लिगामेंट. caused by the pull of muscle और लिगामेंट. इसको कहते हैं क्ले-शाउलर फ्रैक्चर. अगर मसल या लिगामेंट इसकी वर्टिब्री की स्पाइन को खींचे तो इसको कहते हैं और इसकी वजह से फ्रैक्चर हो जाए तो क्ले-शाउलर फ्रैक्चर. अच्छा, चांस फ्रैक्चर. और चांस फ्रैक्चर का दूसरा नाम क्या है? सीट बेल्ट फ्रैक्चर. सीट बेल्ट फ्रैक्चर इस तरह है. फॉरवर्ड बेंडिंग, ये ज्यादातर एक्सीडेंट में होता है. फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द अपर पार्ट एंड व्हाइल द बेस पोजीशन विल बी नॉर्मल. तो इसकी वजह से लेट्स सपोज दिस इज वर्टिब्री. ये वर्टिब्री है बेस में. अब अपर पार्ट की जो वर्टिब्री है तो ये इस तरह फॉरवर्ड बेंडिंग की वजह से किस तरह होगी? वो एक तो मैं स्ट्रक्चर नहीं ड्रा कर सकता. तो अब ये इस तरह फॉरवर्ड बेंडिंग की वजह से इसमें हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर होगी. हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर इन इसको कहते हैं चांस फ्रैक्चर, सीट बेल्ट फ्रैक्चर. ठीक है. तो इसमें लिख ले फॉरवर्ड बेंडिंग of upper part of body while base part will be its own position. और इसमें कौन सी फ्रैक्चर होगी? हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर. ये क्या है? हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर.
अच्छा, ग्रुप में बेचते हैं, ठीक है। स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस का तो आपने, स्कोलियोसिस कैसे कहते हैं? हाँ, स्कोलियोसिस निम्र आपको समझ आते हैं ये लेक्चर? मुझे तो इस तरह फील होता है कि आप नहीं समझते। हाँ, अच्छा, स्कोलियोसिस किसे कहते हैं? जब ये वर्टिब्री जो स्पाइन है वो इस तरह कर्वेचर एक साइड पे जाए लेटरल की तरफ, तो इसको कहते हैं स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में ये नॉर्मल वर्टिब्री इस तरह, स्पाइन इस तरह है ना, तो अब अगर ये इस शेप इस तरह हो जाए या सी शेप, तो इसको कहते हैं स्कोलियोसिस। इसमें क्या होते हैं, ये कंजेनिटल भी हो सकता है और ये हमारे पास इडियोपैथिक भी हो सकता है। इडियोपैथिक का मतलब है कि जिसका अननोन हो। तो स्कोलियोसिस में क्या होते हैं, कास्ट, या इसमें क्या, ये क्या है स्कोलियोसिस, साइड वे, साइड वे या लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन to palm and palm S और C शेप, ठीक। इसकी पिक्चर आप देख रहे गूगल पे कि किस तरह है। अब देखो, इसके लिए जो टेस्ट कराया जाता है तो इसका नाम है एडम फॉरवर्ड टेस्ट, एडम्स फॉरवर्ड बेंड टेस्ट। पेशेंट को आप बताएं कि फॉरवर्ड बेंड हो जाए, फॉरवर्ड बेंडिंग पे इसकी जो रिब्स है तो एक साइड पे वो हम जैसी या एसिमेट्री नज़र आएगी, ठीक है। इस तरह एक हम नज़र आएगी तो आपको पता चलेगी कि स्कोलियोसिस है, और एक्सरे भी करें। लेकिन वैसे एडम फॉरवर्ड टेस्ट क्या है, आस्क द पेशेंट टू बेंड फॉरवर्ड, आस्क द पेशेंट टू bend forward and see the back of patient, the rib will hump, या will be, इसको क्या कहते हैं यार, rib will be asymmetry, ठीक है। अच्छा, दूसरा, इसके लिए जो एंगल मालूम के मतलब हम एंगल से चेक करते हैं कि माइल्ड है मॉडरेट है, उसके लिए तो फिर सपोर्ट देते हैं, उसको ब्रास कहते हैं, वो जो लगाते हैं। अगर उसको कोब एंगल, अगर कोब एंगल हमारे पास कि कोब एंगल इज द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द एसिमेट्रिक एंगल, अब ये एसिमेट्री जो है ये कितने एंगल तक है, अगर ये है 10 to 20 डिग्री तो ये क्या है, माइल्ड स्कोलियोसिस। अगर 20 से है 40 तो ये मॉडरेट है, और अगर ये है 40 से ज़्यादा तो फिर रिक्वायर सर्जरी, ये सवियर है, ठीक है। अब इसके लिए जो ट्रीटमेंट हम करते हैं स्कोलियोसिस के लिए, तो फिर अगर चाइल्ड है, एडोलेसेंट है,
और या अडल्ट है। तो एक है, इसकी पिक्चर गूगल पे देख ले, इसके जो हम ब्रास लगाते हैं तो इसका नाम क्या है, मिल्वेकी, मिल्वेकी ब्रास। इसके लिए जो हम लगाते हैं तो वो बोस्टन ब्रास या रेजर ब्रास, रेजर या बोस्टन ब्रास। और अडल्ट के लिए हम क्या करते हैं, स्पाइनल फ्यूजन। स्पाइनल फ्यूजन का हम वर्टिब्री, स्पाइन का मतलब है वर्टिब्री, फ्यूज का मतलब है जोड़ना। तो सर्जिकली कनेक्ट टू और मोर वर्टिब्री। इसको कहते हैं स्पाइनल फ्यूजन। ये पेडिकल स्क्रू से कराया जा सकता है, तो इट इज डन विद द पेडिकल स्क्रू। ठीक, इसमें कोई क्वेश्चन है?